गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप मुझे सुन रहे हो? इज एवरीथिंग फाइन? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यार, लास्ट क्लास में एक गड़बड़ हो गई थी, उससे मैं सबसे पहले बता दूं, थोड़ा और बच्चे ज्वाइन कर लें। लास्ट क्लास में ये गड़बड़ हो गया था, ये जो मैं रेड से अंडरलाइन किया हूं। D1 पहले सही लिखा था, लेकिन एक बच्चे का मैसेज देखने के बाद उसने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, क्योंकि बाद में मैंने देखा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो ये जो है ना, D1 ग्रेटर देन लिख दिया था, ये D1 लेस देन कर लीजिएगा प्लीज। अरेस्ट कैरेक्टर से इसको एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है। मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा है, एक बार बात कर लेते हैं पहले। क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं आ रहा, हो रहा है? मैं नहीं विजिबल हूं या टैब नहीं विजिबल है? ऑल थिंग्स परफेक्ट, हाँ, वेरी गुड, ऑल विजिबल, दोनों विजिबल है। बहुत सारे बच्चे वीडियो स्पॉटलाइट नहीं है, ऑप्शन नहीं आ रहा आज स्पॉटलाइट का, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। अब शायद आपका वीडियो, मेरा वीडियो आ रहा होगा। यस, वेरी गुड। अब बात करते हैं। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी आज शायद सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास है, तो थोड़ी लंबी हो सकती है ना? पहली बात की थोड़ी लंबी हो सकती है, माइंड मेकअप करके रखिए। मुझे पूरा डायपोल मोमेंट पढ़ाना है, पूरा डायपोल मोमेंट पढ़ाने के बाद ही छोड़ूंगा। अब एक दूसरी बात है कि लास्ट क्लास में एक छोटा सा करेक्शन हो गया था, अपन उस करेक्शन को देख लें पहले। यहाँ D1 ग्रेटर देन बाद में कर दिया था D2, जो कि गलत है। D1 लेस देन D2 होगा। एक्सप्लेनेशन इसको एस कैरेक्टर से दिक्कत आती है, इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करो कि OF2 है और O2F2 है। OF2 है और O2F2 है, तो इसमें OO बॉन्ड है। इसमें OO बॉन्ड होने के कारण जब दो सेम एटम ओवरलैप करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। तो सेम एटम का ओवरलैपिंग है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इधर हाई है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई है। मींस ऑक्सीजन इस साइड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा करेगा तो इस साइड में एक्सटेंट लो होगा, इस साइड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लो होगा। और जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लो होता है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है। दिस इंप्लाइज लार्जर बॉन्ड लेंथ। तो इस तरफ बॉन्ड लेंथ लार्जर होगा। यहां पर नो OO बॉन्ड, इस केस में नो OO बॉन्ड, सो ओवरलैपिंग in OF is high. This implies bond is shorter. इसका मतलब है कि जब सेम एटम ओवरलैप करते हैं तो जब सेम एटम आपस में ओवरलैप करेंगे तो ज्यादा ओवरलैप करेंगे, क्योंकि दोनों एटम की एनर्जी सेम होने के कारण एनर्जी सेम होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। और टू डिफरेंट एटम जब ओवरलैप करते हैं तो कम ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से ओवरलैपिंग ज्यादा है, जिसके कारण ऑक्सीजन का फ्लोरीन से ओवरलैपिंग कम हो गया, जिसके कारण ओवरलैपिंग कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। ये बेटर एक्सप्लेनेशन है और ये मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है। मैं आपसे कहूंगा डेटा पे नजर मार लेना, डेटा रखना नहीं होता है। बॉन्ड लेंथ OF में OF2 में है 140.5 पिकोमीटर। इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो 157.5 पिकोमीटर है। इसमें बॉन्ड एंगल 103 डिग्री है, इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है।
तो बॉन्ड एंगल भी आप देख सकते हो, पहले वाले में कम है और दूसरे वाले में ज्यादा है। ये जो ओ बॉन्ड है ना, इसके प्रेजेंस के कारण ये सारी चीजें हो रही है। एस कैरेक्टर से बोला तो प्रकाश कुमार कि नहीं एक्सप्लेन करना है, पिछली क्लास में शायद तुम ही गलती भी करवाए थे। बोला एस कैरेक्टर से एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है। रेस अगली क्लास में कर लेंगे बेटा, रेस अगली क्लास में कर लेंगे। सॉल्यूशन मैंने कहा भेजा अभी आप? आई थिंक रेस 15 में डाउट नहीं होगा। रेस 15 में आपने एक क्वेश्चन 5वां पूछा था, वो क्वेश्चन था 5 नंबर जो क्वेश्चन था रेस 15 में, वो क्वेश्चन था नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल पर। तो आपको जब मैं पढ़ा दिया तो एक डी ऑर्बिटल के एब्सेंस के कारण एक मॉलिक्यूल उसमें दिया हुआ था, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो आंसर होगा। तो रेस 15 हो गया होगा। रेस 16 में डाउट है, अभी मैं सॉल्यूशन भी नहीं भेजा हूं, तो अगली क्लास में चर्चा करेंगे रेस 16। क्लियर है? एंड प्लीज अब आप कुछ भी बातें मत बोलो, ठीक है? मैं ऑनलाइन प्लस पे अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में भी भेज दूंगा आपको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। बस इस बात को याद रखिए, थोड़ा एक्सेप्शनल है। प्रकाश कुमार ने नंबर, प्रियांशु या प्रकाश ने ये गड़बड़ी कराया था। आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, अब मैं एक दो कंपैरिजन और कर देता हूं। क्वेश्चन है, कंपेयर बॉन्ड एंगल बिटवीन ओ Cl Cl, O Br Br, O I I। इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो अगर इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो आप क्या देखो, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसा लगता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होना चाहिए, बट बॉन्ड एंगल स्लाइटली हायर हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से। ये आता है 110.8 डिग्री, ये आ जाता है 111 डिग्री, और ये आ जाता है 112 डिग्री। डाटा नहीं याद रखना, डेटा नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ ऑर्डर याद रखना है। तो CL में स्टेरिक रिपल्सन क्या होगा? होगा Br में स्टेरिक रिपल्सन और ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रोमीन का साइज और बड़ा है। जहां पर साइज बड़ा होता है वहां पर स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा। आई में और ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज और ज्यादा है। तो बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, ड्यू टू थीटा जो है, एंगल जो है ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन वहां लगता है जहां पर सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा होता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, ये सब बड़े ग्रुप हैं, इन सब केसेस में स्टेरिक रिपल्सन हो सकता है। सेकेंड देखिए, किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा हो? तो इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि C2H5 का साइज CH3 से बड़ा है, तो C2H5 वाले में स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा। एंगल में आपको, इसका तो मुझे याद है, ये 110 डिग्री होता है, इसका ग्रेटर देन 110 डिग्री होगा, मुझे वैल्यू याद नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां भी थीटा जो है वो ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट आया, जबकि एक्सपेक्टेड था कम आना चाहिए था। इसका रीजन है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। मेरी बात सुनिए एक बार, पहले भी मैं बोला हूं, दोबारा बोल रहा हूं। पहले क्या होता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहले हम डेटा ढूंढते हैं, जानते हैं क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है,
उसके बाद सोचते हैं किससे एक्सप्लेन होता है। पहले डेटा से जानते हैं एक्चुअल में क्या होता है, उसके बाद सोचते हैं कि कौन सा फैक्टर से एक्सप्लेन होता है। अगर मान लो ऊपर के केसेस में बॉन्ड एंगल 109 से ज्यादा है, अगर मान लो कि बॉन्ड एंगल 108 आता तो 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जितना होता है, तो उस समय बोल देते हैं कि लोन पेयर के कारण कम हो रहा है। बट ज्यादा आ रहा है तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि क्यों ज्यादा आ रहा है। तो पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम पहले डेटा जाने, रियलिटी क्या है, उसके बाद सोचे कि कौन सा फैक्टर इसको एक्सप्लेन करता है। पूरी इनऑर्गेनिक ऐसे चलती है। ऐसा नहीं है कि हम एक फैक्टर जान लें और उसको हर जगह लगाएं। हर जगह लगाइएगा, एग्जाम में एक्सेप्शनल चीजें आती है, वो गलत हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। मुझे बताना आपको दोनों समझ में आया या नहीं आया। वेरी गुड। अब देखिए, आप ये याद रखिएगा कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल, ये सब बड़े ग्रुप हैं। इनमें अपन अस्टेरिक हिंड्रेंस लगा सकते हैं। C2H5 का साइज CH3 से तो बड़ा ही होगा ना। तो अगर CH3 वाले में जितना भी बॉन्ड एंगल है इससे ज्यादा होगा, अस्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ होगा, अस्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ भी होगा, क्योंकि C2H5 का साइज CH3 से बड़ा होगा। एक आध बार एक बच्चा बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल की क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बॉन्ड लेंथ के नहीं हो रहे हैं। बॉन्ड लेंथ के भी हो जाएंगे, एक आध बार और रिवाइज करो बेटा। हाँ यस, कभी स्टेरिक कभी लोन पेयर रिपल्सन। पहले हमें जानना पड़ेगा होता क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन करना होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्सन सेम है अभी तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डाइपोल मोमेंट, कंसेप्ट ऑफ। पहले देखो पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, उसके बाद देखेंगे डाइपोल मोमेंट। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। CH3 और C2H5 में बोला तो बेटा CH3 का साइज और C2H5 का साइज ऐसे ही नहीं पता चलता है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। नंबर ऑफ एटम से ही देख लो कि C2H5 का साइज बड़ा होगा। Cl छोटा साइज नहीं होता है जी। Cl का साइज जो है अच्छा खासा बड़ा होता है, फ्लोरीन छोटा होता है। सोनू झा, एक बार बोल दिया स्टेरिक रिपल्सन है बेटा, इसी से एक्सप्लेन होता है, तब भी तुम नया नया लॉजिक लगा के पूछते रहते हो। ये गलत है, ये गलत हो। तो प्लीज आगे पढ़ने पे ध्यान दीजिए प्लीज। पोलर एंड नॉन पोलर, a bond between two same atoms having same electronegativity is called non-polar bond। दो एटम हो, दोनों एटम सेम हो, जैसे H हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड हो, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड हो। ये सभी बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड है, क्योंकि दो सेम एटम के बीच में है। दो सेम एटम के बीच में है तो पोलरिटी नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल होगा, नॉन पोलर बोलेंगे। a bond between two different a bond between two different atoms having different electronegativity
is called polar bond. दो डिफरेंट एटम होगा तो ऑटोमेटिक उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी. दो डिफरेंट एटम होगा तो ऑटोमेटिक उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी. जैसे HCl देखिए, HCl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. जैसे C2H6 देख रहे हैं, C2H6 C2H6 में देखिए, इसमें जो बॉन्ड है, पहले HCl में देखिए, जो बॉन्ड है वो दो डिफरेंट एटम के बीच में है, तो ये बॉन्ड जो होगा ये पोलर बॉन्ड होगा. अब C2H6 में देखिए, ये जो बॉन्ड है ये दो सेम कार्बन एटम के बीच है. अब दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो दोनों कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है. जबकि जो CH बॉन्ड है ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, तो ये पोलर बॉन्ड है. आई होप कि पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा. कुछ बच्चे पीछे रहते हैं, जो गलत है. मैं पढ़ा रहा हूं पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड, तो मुझे बताइए सिर्फ ये कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड समझ में आया नहीं आया. सोनू कुमार लिख दिया रिपीट, और जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं देख रहा था वो कुछ कुछ लिख रहा था. ये गलत बात है बेटा. पढ़ा, मेरी बात सुनिए, रिपीट कर रहा हूं एक लाइन. दो सेम एटम के बीच बॉन्ड होते हैं नॉन पोलर, और दो डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड होते हैं पोलर. यहां देखो, इसी एग्जांपल से कार्बन कार्बन दोनों सेम एटम है तो नॉन पोलर होगा, कार्बन हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट एटम है तो पोलर होगा. अब हम एक टर्म पढ़ा रहे हैं आपको, डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से. ये म्यू का सिंबल है, म्यू. देखिए डाइपोल मोमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है. तो फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं कि नन ऑफ द बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक. कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है और कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं. लेकिन अगर कोई बॉन्ड 50% से ज्यादा कोवेलेंट होता है तो उसे कोवेलेंट बोल देते हैं, और अगर कोई बॉन्ड 50% से ज्यादा आयनिक होता है तो उसे आयनिक बोल देते हैं. इसका मतलब है, हमें पता था कोई पूछेगा सेम हुआ तो कुछ भी बोल दो. अब मेरी बात सुनिए कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, और कोई आयनिक बॉन्ड है उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. इवन हाइड्रोजन H2 में जो कोवेलेंट कैरेक्टर है फील होता है 100% होना चाहिए, 98% होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, और 2% होता है आयनिक कैरेक्टर हाइड्रोजन में. सो मैं कह रहा हूं कि इवन कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, और कोई भी आयनिक बॉन्ड हो उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है. A covalent bond has some ionic character. A covalent bond has some ionic character. And an ionic bond has some covalent character.
ionic character in a covalent bond is determined by dipole moment. Ionic character in a covalent bond is determined by dipole moment. मीन्स काम की मैं बात सिर्फ इतना बताया कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, तो डाइपोल मोमेंट से निकालते हैं। मैंने सिर्फ इतना बताया अभी। आप देखिए डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हम एक सिचुएशन ले रहे हैं कि कंसिडर ए कोवेलेंट बॉन्ड between two atoms A and B. Consider a covalent bond between two atoms A and B. दो अलग अलग एटम लेंगे तो किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, किसी एक की कम होगी, किसी की भी ज्यादा मान लीजिए। लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मेरे पास ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है और चूंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो क्यू क्या है? चार्ज। और मान लेते हैं कि इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है डी है। डी क्या है? बॉन्ड लेंथ। या इस बॉन्ड लेंथ को ही बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर बना लेते हैं तो इस बॉन्ड लेंथ को ही बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डी है बॉन्ड लेंथ। अब डिफाइन कर रहा हूं डाइपोल मोमेंट को। म्यू इज डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? चार्ज। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यू तो लिख ही दिया चार्ज है। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं। ये डिफिनेशन है म्यू का कि म्यू बराबर क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो इसका ऐसा यूनिट होगा, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ का होता है मीटर। तो कूलम इंटू मीटर। अदर दो पॉपुलर यूनिट्स हैं और वो हैं, एक है ईएसयू सेंटीमीटर, ये सीजीएस यूनिट है। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू, ईएसयू सेंटीमीटर। और दूसरा है डीवाई। डीवाई को डिनोट करते हैं डी से। कन्वर्जन देख ले, हमें एसआई में काम करना होगा फाइनली। तो 1 डीवाई ये होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर एंड 1 डीवाई इज इक्वल टू होता है 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। अपन कूलम मीटर में काम ज्यादा करते हैं, इनफैक्ट मैं हमेशा कूलम मीटर में ही काम करता हूं। डीवाई नाम है यूनिट का, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर नाम है ना, उसी तरह से डीवाई नाम है यूनिट का। म्यू इज ए वेक्टर क्वांटिटी। म्यू इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट। और इस वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, म्यू इज डिनोटेड बाय
एरो और एरो को पीछे से कट कर देते हैं। म्यू को डिनोट करते हैं कि कहीं पे अगर डाइपोल मोमेंट डिनोट करना है तो एरो देते हैं और उस एरो को पीछे से कट कर दें, उस एरो को पीछे से कट कर देते हैं। एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक दूसरा फोन बज रहा है, मैं उसे 1 मिनट शांत कर दूं। मीन्स डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। यहां देखिए, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होगा, इस सर से इधर, और इसे पीछे से कट कर देते हैं। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन देना होगा, और डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, तभी ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। दैट इज डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। थोड़ा सा देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, HCl। HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल मोमेंट इसका इधर होगा, तो डाइपोल मोमेंट होगा और उसका डायरेक्शन हमने बना दिया। डाइपोल मोमेंट also exists for the lone pairs। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी डाइपोल मोमेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी डाइपोल मोमेंट होता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज along the lone pair। मतलब किधर, क्या मतलब हुआ इसका? तो ऐसा करते हैं, इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, NH3। NH3 है, इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, तो पहले NH3 का स्ट्रक्चर बनाए। अब देखिए डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होगा, तो डाइपोल मोमेंट होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट होगा इस बॉन्ड का इससे इस तरफ, इस बॉन्ड का होगा इधर से इस तरफ, इस बॉन्ड का होगा इधर से इस तरफ। अब मैंने कहा डाइपोल मोमेंट लोन पेयर के कारण भी होता है, तो लोन पेयर का जो डायरेक्शन आएगा वो टूवर्ड्स द लोन पेयर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसका इस तरफ होगा। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है NH3। मुझे बताना यहां तक की पॉइंट, सिर्फ डिफिनेशन है बेटा, डाइपोल मोमेंट क्या है। तो यह एक क्वांटिटी है जिससे हम किसी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। ये होता डिफाइंड कैसे है, तो Q इंटू डी, जहां पर D एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और वो बॉन्ड लेंथ ही है, बॉन्ड लेंथ है, बस चूंकि वहां डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो वो डायरेक्शन के कारण, यस वेरी गुड, ऑल क्लियर, पॉजिटिव टू निगेटिव तो डायरेक्शन है, तो अपन ने डी को डिस्प्लेसमेंट, बॉन्ड लेंथ की जगह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किया है। लोन पेयर के कारण भी कैसे क्या किया यार, बोला तो डाइपोल मोमेंट लोन पेयर के कारण भी होता है। लोन पेयर पे निगेटिव चार्ज हुआ ना, और सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज मान लो है, कम से कम सेंटर से तो ज्यादा ही निगेटिव हो गया लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर के कारण भी डाइपोल मोमेंट होता है, और आउटवर्ड होता है, टुवर्ड्स द लोन पेयर होता है। अब देखिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट,
रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। म्यू आर, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को म्यू आर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है ए बना रहा है बॉन्ड बी के साथ और बॉन्ड बना रहा है सी के साथ। मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन ए, मान लिया हमने ये। तो यहां डाइपोल मोमेंट होगा और इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ए से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में होगा। और मान लो इसे बॉन्ड एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किधर आएगा? इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ये इधर आएगा, इधर आएगा। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो म्यू रिजल्टेंट होगा, मान लो ये वाला है म्यू1 और ये वाला है म्यू2, तो इनका रिजल्टेंट होगा म्यू आर बराबर म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। ये होगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। मुझे बताइएगा ये जो फॉर्मूला लिखा, आप थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़े होंगे, तो हाँ वेक्टर एडिशन है, तो ये जो फॉर्मूला लिखा आप थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़े होंगे, तो हाँ पढ़ा हुआ है, वेरी गुड पढ़ा हुआ है। तो ये रिजल्टेंट यहां से निकालेंगे। थीटा स्मॉल होगा तो म्यू आर हाई होगा। इफ थीटा इज स्मॉल then mu r is higher। थीटा जितना छोटा होता जाएगा म्यू आर का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। अब देखिए पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और जो फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा ये है टू डिटरमिन पोलरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। अभी तक हम जो बताए थे वो पोलरिटी ऑफ ए बॉन्ड बोले कि दो डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड होगा तो पोलर होगा और दो सेम एटम के बीच बॉन्ड होगा तो नॉन पोलर होगा। बट अब हम बॉन्ड की पोलरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम मॉलिक्यूल की पोलरिटी की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटरमिन पोलरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। कैसे डिटरमिन करेंगे? तो अगर नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू 0 है तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। और अगर म्यू 0 नहीं है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज मॉलिक्यूल इज पोलर। हमें म्यू देखना है और म्यू अगर 0 होगा तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा और म्यू 0 नहीं होगा तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। याद रखिए इस पॉइंट को। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये सब काफी सिंपल है, जल्दी जल्दी देखो, कुछ है ही नहीं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट H2 म्यू 0 है, सेकंड O2 म्यू 0 है, थर्ड N2, फोर्थ BeCl2। कैसे? BeCl2 का ये स्ट्रक्चर है, BeCl2 का ये स्ट्रक्चर है, इसका इधर होगा और इस बॉन्ड का इधर होगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर देगा, तो म्यू 0। फिफ्थ है BF3, बोरोन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है।
इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। इन तीनों का वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा? म्यू 0 हो जाएगा। मुझे बताना चौथा पांचवा समझ में आ रहा है? हाँ, 3 इक्वल वेक्टर्स एट 120 डिग्री, रिजल्टेंट 0 हो जाए। क्लियर? छठा देखिए, CH4 CCl4, ये सब म्यू 0 होगा। कोई भी एक बना लीजिए, CCl4 बना लेते हैं, Cl 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 Cl। H2O पोलर है यार, कौन क्यों लिख रहे हो नॉन पोलर? इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा। नीचे वाले तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो नीचे होगा और ये ऊपर वाले के बराबर होगा, तो इस केस में म्यू 0 होगा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें म्यू 0 होगा। टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है बिल्कुल। 7 PCl5 Cl 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 Cl, इक्विटोरियल प्लेन। अब जरा सा देखो, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इस क्लोरीन का ऊपर होगा और इस क्लोरीन का नीचे होगा। तीनों ब्लू वाला 3 वेक्टर है 120 डिग्री पे ईच, तो तीनों ब्लू वाला 0 कर देगा, अब दोनों रेड वाला भी आपस में 0 कर देगा, सो म्यू क्या हो जाएगा? 0, तो नॉन पोलर हो गया। 8 SF6 देख लीजिए, सल्फर है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इसका इधर होगा, 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 इसका इधर होगा। चारों ब्लू वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और दोनों रेड वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और म्यू क्या हो जाएगा? 0। बस एक लास्ट एग्जांपल ले लें, 9। समझ में आ गया होगा यहां तक तो। IF7, रेगुलर पेंटागन है और उसके फिर एक्सिस में, तो IF7 में क्या होगा कि इसका इधर होगा, 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 इसका ऊपर और इसका नीचे, और म्यू होगा 0 IF7 में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, I3-, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 6, 3 लोन पेयर है।
हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है। तो आई लोन पेयर यहां, लोन पेयर यहां, लोन पेयर यहां, एक आई यहां होगा एक्सियल पे, दूसरा आई यहां होगा, टोटल चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। सो इस केस में जो देखिए, इस केस में इस लोन पेयर के कारण इधर, इस लोन पेयर के कारण इधर, इस लोन पेयर के कारण इधर, तीनों ब्लू वाले का रिजल्टेंट 0 होगा। इसका ऊपर और इसका नीचे दोनों रेड वाले का भी रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। सो बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिया और इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किसका 0 होगा। अब थोड़ा नॉन जीरो वाला एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। सर आई आई के बीच में कैसे होगा, ये अजीब सा सवाल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहा हूँ। 9th वाला, नहीं नहीं ये आई नहीं है, ये एफ है, एफ है। गलत नहीं है, एफ लिखना था, आई लिखा हुआ है, गलत नहीं है दोस्त, एफ है। अब तो गलत नहीं है ना, लिखा जाता है। कभी इतना समझा करो, IF7 का बना रहे हैं तो 3 गो आई कहां से आ जाए। कैसे कैंसल हुआ, किसमें कैसे कैंसल हुआ अभिषेक? कह रहा है एक आई दूसरे आई से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हुआ, ये एक लॉजिकल सवाल है, तो अपन इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही लॉजिकल सवाल कहा कि एक आई दूसरे आई से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों हुआ। यहाँ 3 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इस आई का होगा sp3। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, और इस आई का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 वाले में s कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp3d वाले में, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सरादुल बोल रहा है ऐसे तो सब में 0 हो जाएगा ना, अभी देखो ना बहुत सारा नॉन जीरो बता रहे हैं। देखिए एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, मैंने आपके सारे डाउट देखता हूं, जहां भी जेन्यून नजर आता है वहां मैं रिप्लाई कर देता हूं, बाकी सारी आप ना स्पैम ये आलतू फालतू लिखते रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। जहां भी मुझे लगता है रियल डाउट है वहां रिप्लाई कर देता हूं। एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, हालांकि आप इतने ज्यादा लिखते हो कि आपके डाउट देखने के कारण मुझे डिस्टर्बेंस होती है, मेरा कंसंट्रेशन बहुत ये होता है। आपने कभी लगता है टीचर्स के साथ क्लासरूम में अटेंड नहीं किया है, आप 1.5 घंटे की क्लास में 100 बच्चे अगर होंगे, 1.5 घंटे की क्लास में कितने बच्चे सवाल पूछते हैं, जरा एक बार गौर कीजिएगा। यहाँ पे लिखने की आजादी है तो आप कुछ भी लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, NH3 पोलर है, H2O पोलर है, H2S पोलर है, SO2 पोलर है, NH3 ऊपर दिखा चुका हूं, H2O देखिए, ऐसे बनाओ इसको। इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इन चारों का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। चारों कोई टेट्राहेड्रल नहीं है, है ना, टेट्राहेड्रल नहीं है, चारों सेम म्यूक नहीं है,
दो सेम है और ऊपर लोन पेयर वाला दो सेम है, तो इन चारों को ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सेम है H2S, H2O और H2S में कोई अंतर नहीं है। अब बस SO2 देख ले, SO2 देख ले, इसमें इधर होगा, इसमें इधर होगा, इसमें ऊपर होगा। आप कह सकते हैं सर कि इन दोनों का, दोनों जो नीचे है उसका रिजल्टेंट नीचे आएगा, नीचे आएगा, बट उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उतना नहीं होगा जितना ऊपर वाले का है, क्योंकि ऊपर में लोन पेयर है, तो यहां भी म्यू जीरो नहीं होगा। सो एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स हमने आपको बता दिया। एक लाइन लिख देता हूं कि लोन पेयर वेक्टर will never cancel बॉन्ड पेयर वेक्टर। लोन पेयर वेक्टर कभी बॉन्ड पेयर वेक्टर को कैंसिल नहीं करता है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि लोन पेयर वेक्टर कभी बॉन्ड पेयर वेक्टर को कैंसिल नहीं करता है। ऑल्सो टू वेक्टर वही डाइपोल मोमेंट वेक्टर, वेक्टर मीन्स डाइपोल मोमेंट वेक्टर। also the vector of two different atoms will never cancel each other। दो डिफरेंट एटम का वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता। हेंस इन बोथ केसेस मॉलिक्यूल इज पोलर। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर species among the following। फर्स्ट है CH3F। आपको बताते जाना है पोलर नॉन पोलर। सौरभ जी SO2 का घर में सोचना समझ में आ जाएगा। IFC7 का भी घर में सोचना सिंपल है, समझ में आ जाएगा। CH3F पोलर है, पोलर। सेकंड देखिए, PF3Cl2 पोलर है नॉन पोलर है। PF3 पोलर है, वेरी गुड वेरी गुड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, यहां पे F कर दो। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, समझो थोड़ा, इसको समझो तो बाकी भी समझ में आ जाएगा। एक बच्चा बोला था SO2 नहीं समझ में आया, और एक बच्चा बोला था IF7 नहीं समझ में आया। उन दोनों को मैं बोल रहा हूं, इसको समझो तो वो भी समझ में आ जाएगा। इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, बट इन तीनों का म्यू जीरो नहीं होगा। क्यों? दो डिफरेंट वेक्टर है। एक तरफ फास्फोरस के साथ क्लोरीन है और एक तरफ फास्फोरस के साथ फ्लोरीन है। अगर मैं इस एटम को क्लोरीन कर देता तो जीरो हो जाता, फ्लोरीन को क्लोरीन कर देता तो जीरो हो जाता। सो इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं है, सो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। हाउएवर ऊपर वाले का जीरो है। ये ऊपर, ये दोनों कैंसिल कर देगा ऊपर नीचे वाला, नो डाउट। लेकिन जो प्लेन में है उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। अगर हम इस फ्लोरीन को क्लोरीन कर देंगे तब जीरो होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल है उसके हिसाब से जीरो नहीं होगा। मुझे बताना ये समझ में आया कि नहीं? PF3Cl2 समझ में आया?
वेरी गुड। तो इसी तरह से कोई IF7 और SO2 पूछ रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान से घर पे सोचेगा, उसका क्लियर हो जाएगा। तीसरा PF2Cl3। अब देखो PF2Cl3 इसका 0 हो जाएगा, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां F, यहां F। अभी अभी ऊपर बोले कि उसको हटा के Cl कर दोगे तो 0 हो जाएगा, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी 0 आएगा। फोर्थ है XCO3F2। XCO3 ऑफ F2 5 बॉन्ड पेयर है जी, और कुछ नहीं है। इतनी 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले लिया, 8 हो गया पूरा। XCO3F2 का स्ट्रक्चर होगा ऐसा, एक F ऊपर आएगा और एक F नीचे आएगा। म्यू 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट इसमें 0 होगा। sp3d में नन पोलर, जरूरी नहीं है ना, पोलर भी हो सकता है sp3d में, ऊपर हुआ तो पोलर। कुछ गायब हो गया लगता है। नहीं, ठीक है, बचा। फिफ्थ देखिए, XCO2F4, 4 और 4 8, यहां भी देखिए 6 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, XC F F F F, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। आप देखो यहां क्या होगा, पोलर होगा, नन पोलर होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये चारों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 0 हो गया। ये ऊपर, ये नीचे, ये भी 0 हो गया। सो XCO2F4 भी हो गया। 6 देखिए, एक बच्चा लिख रहा है सर एक्सियल पे तो F आएगा। जी नहीं, ऑल द 6 पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो किसी को कहीं भी डाल दो, बस सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर नहीं है अमन की एक्सियल पे F आएगा। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है, ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल पे मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है अभी तक, यहीं लटके हो यार। आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, एक्सियल पे F दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी रिजल्टेंट 0 ही आए, ऐसे बना सकते हो। बस ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन जो है आमने सामने होंगे, बस ये ध्यान रखना है। प्लीज जो पढ़ा रहा हूं सुनो ना, हमेशा टाइप करते रहते हो तो क्या समझ में आए। डाइपोल 0 मतलब एटम नन, मॉलिक्यूल नन पोलर है। बोला तो डाइपोल 0 का मतलब मॉलिक्यूल नन पोलर है। 0 न्यूट्रल एटम है का क्या मतलब है, चार्ज अगर नहीं है तो न्यूट्रल ही है। SO2Cl2, 2 2 4 2 6, 4 बॉन्ड पेयर आएगा, SO2Cl2। यहां म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो जहां भी म्यू 0 लिख दिया हूं वो नन पोलर होगा, ये पोलर,
ये भी पोलर, ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, ये पोलर। 6, देखो ना अभिषेक 6, ये लाइन क्यों नहीं ध्यान दिए थे? यहाँ पे क्या लिखा मैंने? द वेक्टर ऑफ टू डिफरेंट एटम्स विल नेवर कैंसल ईच अदर। दो अलग अलग एटम का वेक्टर एक दूसरे को कैंसल नहीं करेगा। तो 6 देखिए, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ये आपस में भी कैंसिल नहीं होगा और दूसरा एटम वाला वेक्टर तो कैंसिल करेगा ही नहीं। इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ये भी आपस में कैंसिल नहीं करेगा। तो म्यू क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। एक्सियल पोजीशन पर प्लेस करने पे जो बात हो रही है वो सब हम पहले पढ़ा चुके हैं और यहाँ पे कोई गलती नहीं। सो प्लीज, अगर आपको कहा हम एक्सियल पोजीशन पर प्लेस करने की बात सिर्फ और सिर्फ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कर किए थे। आप कभी ऑक्टाहेड्रल में लगा देते हैं, आप कभी पेंटागोनल बाइपिरामिडल में लगा रहे हैं, कहीं भी लगा देते हैं, ये गलत है। पढ़ाने लगते हैं ना तो पीछे की चीजों को आलतू फालतू समझ के आप डिस्टर्ब करने लगते हो। यहां समझो ना, नहीं रख सकते। XCF4 4 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कितना आएगा इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 लोन पेयर आएगा, 6 हो गया sp3d2। सो XCF4 क्या होगा? F F F F म्यू 0 हो गया जी। इसमें म्यू 0 हो गया नॉन पोलर। कैसे? इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ये चारों मिलकर 0 कर देगा। लोन पेयर का ऊपर होगा, लोन पेयर का नीचे होगा। उज्जवल कुमार, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं बेटा आपसे, कह रहा है लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन ना। ये जो मैंने लिखाया था, कौन सा इक्विटोरियल पोजीशन, कौन सा एक्सियल पोजीशन, ये लिखा था इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। किस स्ट्रक्चर में? क्या ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है? नहीं। मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि ऑक्टाहेड्रल का ऑल द पोजीशन इक्विवेलेंट है, कहीं पे भी रख दो। लोन पेयर यहां भी रख सकते हो, लोन पेयर यहां भी रख सकते हो, है ना? यहां नहीं रखना है, हटा दो यहां से। लोन पेयर यहां भी रख सकते हो, लोन पेयर यहां भी रख सकते हो, आमने सामने खाली रखना है। इक्विटोरियल और एक्सियल की बात मैंने ऑक्टाहेड्रल में की ही नहीं थी, सिर्फ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में की थी। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में अलग बात किया था, इक्विटोरियल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का उल्टा बात किया था। अभी तक आपको जो मैं पढ़ाया वो क्लियर नहीं है। कहीं भी कुछ भी लगा देते हैं। किसमें हमने बताया था ये तो देखोगे ना बेटा। CO3 2-, यहां रिजल्टेंट 0 होगा जी। आपको रेजोनेंस से पता है कि ऑल द 3 बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो रेजोनेंस से पता है कि ऑल द 3 बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो इसका समेशन, इसका समेशन और इसका समेशन, इन तीनों का समेशन 0 हो जाएगा, म्यू 0 नॉन पोलर। SO3 2-, SO3 2- का जो स्ट्रक्चर होगा,
आप देखिए लोन पेयर कभी बॉन्ड पेयर को कैंसिल ही नहीं करता है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 पोलर। C2H6 दो रेगुलर टेट्राहेड्रन है जो आपस में जुड़ा हुआ है। C2H6 को समझिए, ऐसे तो ये नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। वेरी गुड, आपने सही लिखा। इन तीनों का इधर आएगा और इन तीनों का इधर आएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और इन तीनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा। सो नॉन पोलर। C2H4 इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इन दोनों का इधर आएगा रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को 0 कर देगा, म्यू 0 नॉन पोलर। C2H2 इसका इधर होगा और इसका इधर होगा, म्यू 0 नॉन पोलर। H2O ओपन बुक लाइक का स्ट्रक्चर होता है। खुली किताब, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब खुली किताब। तो यहां भी ये पोलर मॉलिक्यूल है H2O2। H2O2 पोलर मॉलिक्यूल है, इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 पोलर। तो बहुत मॉलिक्यूल का मैंने कराया। आई होप कि थोड़ा आइडिया तो जरूर हुआ होगा। मैं नहीं करा कि आपको 100% आइडिया हुआ होगा अभी तक, बट थोड़ा आइडिया जरूर हुआ होगा कि किसमें म्यू 0 होगा और किसमें म्यू 0 नहीं होगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब देखिए सम ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। सम ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सम ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट फर्स्ट है, HF का ज्यादा होता है HCl से, HCl का ज्यादा होता है HBr से, HBr का ज्यादा होता है HI से। एक्सप्लेन कैसे होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। आज ही मैं बोला हूं और दोबारा बोल रहा हूं कि होता क्या है, पहले जानना होता है कि क्या होता है, उसके बाद सोचना होता है कि क्या एक्सप्लेन करता है। जैसे हमने पहले जाना कि HF का ज्यादा होता है, उसके बाद HCl का, और सबसे कम HI का होता है। तो अब हम इसको आसानी से एक्सप्लेन कर दिए कि यार HF में इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज किस पे ज्यादा डेवलप होगा? तो फ्लोरीन वाले पे ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो चार्ज ज्यादा
म्यू बराबर क्यू इंटू डी, चार्ज ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, यहां से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन मान लो अगर एक्सपेरिमेंट से उल्टा आता तो वो भी एक्सप्लेन कर देता मैं। मान लो ऐसा आता, मान लो एक मोमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट से ऐसा आता, तो मैं कहता यार आयोडीन का साइज बड़ा है, डी बड़ा होगा। तो आयोडीन का साइज बड़ा है, डी बड़ा होगा, म्यू होता है क्यू इंटू डी, जिसका डी बड़ा उसका म्यू ज्यादा। तो वही मैं कहता हूं, पहले जानना होता है बेटा कि होता क्या है। अपन लोगों को भी कभी कंफ्यूजन होता है तो सर्च करते हैं डाटा, और तुम ये नहीं सोचो डाटा सर्च करना तुरंत मिल जाता है, घंटों नेट पे लगते हैं तब रियल डाटा मुझे पता चलता है सही से। तो पहले सर्च करते हैं डाटा, पहले जानते हैं, तो वो काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। उसके बाद आपको उन कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया हूं उससे आपको एक्सप्लेन करना होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट से ये एक्सप्लेन होता है, और नहीं तो हम वो एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं कि इससे एक्सप्लेन होता है। अब एक बच्चा लिखा है मतलब याद करना है, वही तो मैं कह रहा हूं, ब्रिलियंट वही होता है जिसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है, बहुत हाई होती है। इसके फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूं। तो एक बच्चा, मुझे याद है शुरुआत में मैंने बोला था याद करने का इंपॉर्टेंस है, तो एक बच्चा कहता था यार कितना याद करेंगे यार, सब याद ही करेंगे। एक बच्चा ऐसा ही बोला था, उस समय मैं सुन लिया था आपकी बात की। और ये गिव अप करने वाला एटीट्यूड है भाई। आप कितनी बार मार्केट जाते हो, ये बरसों बरसों याद रहता है, किससे किससे मिलते हो बरसों बरसों याद रहता है, तो पढ़ोगे तो क्यों नहीं याद होगा। तो मेमोरी पावर का इंपॉर्टेंस है। खैर, यहाँ पर जो रियल ऑर्डर है मैं वही रहने देता हूं और बाकी मिटा देता हूं। सो पहले जानना होता है कि क्या होता है, उसके बाद जैसे इनऑर्गेनिक मैं पढ़ाता हूं ना, मैं कहता हूं यार पहले जान लो। एक्सप्लेनेशन कोई पूछता है तो कहता है मैं हमेशा कहता हूं कुछ भी हो एक्सप्लेनेशन तो मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट हैं, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन हो जाएगा। सेकंड देखिए, यहां देखिए क्या है, CH3Cl, CH3Cl2, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। CCl4 में तो म्यू 0 होगा, आज ही बताया हूं ऊपर। और CH3Cl में म्यू मैक्सिमम होता है, वेक्टर एडिशन है। तो वेक्टर एडिशन में जो बड़ा आएगा, तो ये मैं तो ये कहूंगा कि इसे एक्सप्लेन ना करके इसे याद रखो कि CH3Cl का ज्यादा आएगा, उसके बाद उससे कम होगा CH2Cl2 का, उससे कम होगा CHCl3 का, और सबसे कम होगा CCl4 का। और फिर भी अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो जो बॉन्ड एंगल होता है CH3Cl में वो छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू अदर्स जिसमें Cl ज्यादा है। बॉन्ड एंगल कम होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर ज्यादा होगा। सो यहां से एक्सप्लेन हो जाता है। अब ये 2 बार IIT में आया है, 2 बार आया है IIT एडवांस में, 2 बार रिपीट हुआ है, अब बहुत पहले भी आया है। तो ये 2 बार आया, काफी अच्छा सवाल भी है ये। इसका हर बुक इसको बताता है, हर बुक इसको बताता है, पॉपुलर है काफी। तो 1.8 डी, ये 1.6 डिवाई होता है, ये 1.0 डिवाई होता है, और ये तो म्यू 0 है। तीसरा देखो और इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग है। CH4 का 0 होगा, CH4 का म्यू 0 होगा जैसे CCl4 का हुआ है। नहीं, साइज वाइज से कुछ नहीं कर सकते। एनसीईआरटी नहीं बताया है, एनसीईआरटी में ये नहीं देखता है कि एनसीईआरटी बताया है कि नहीं बताया। CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I। अब देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, F बीच में आ गया, एक साइड में आता तो अच्छा होता। तो अब देखो इसको एक्सप्लेन करने की अगर बात है, एक्सप्लेनेशन तो हो ही जाएगा, पहले याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इन दोनों में कहेंगे कि साइज ऑफ Cl इज ग्रेटर देन F। तो साइज डोमिनेट कर जाता है और म्यू होता है Q इंटू डी, डी बड़ा हो गया। इन तीनों में क्या डोमिनेट कहेंगे सर, इधर भी तो साइज बड़ा है, बट यहां डोमिनेट चार्ज कर जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। इन तीनों में इधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से एक्सप्लेन होगा क्योंकि साइज से उल्टा आ जाएगा, और इन दोनों में साइज से एक्सप्लेन होगा, ऐसे जाकर के एक्सप्लेन होगा। तो ये एक्सेप्शनल है, याद रखने वाली पॉइंट। पता नहीं, ऐसा कोई सेकंड नहीं होता है जब मुझे चैटिंग विंडो पे कुछ ना कुछ मैसेज नहीं दिखता है, और ये गलत आदत है। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझो ना बेटा। NH3 इज ग्रेटर देन NH3, ये एनसीईआरटी समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। वैसे ही मैं समझाता हूँ, इनफैक्ट काफी अंतर है, 1.47 डिवाई होता है, डाटा नहीं याद रखना है, 0.24 डिवाई होता है। NH3 तो मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बना के बताया था, और NF3 देखिए, NF3 में काफी कम होता है। पूछता है सवाल कि NF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, स्टिल NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों होता है? तो जरा सा देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। इसका ऊपर की डायरेक्शन, इसका भी ऊपर की डायरेक्शन में, इसका भी ऊपर के डायरेक्शन में, लोन पेयर के कारण भी ऊपर के डायरेक्शन में। तो नीचे तीनों का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर जाता है, और वो लोन पेयर वाले में जुड़ जाता है, तो रिजल्टेंट बड़ा हो जाता है। इसमें इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। नीचे तीनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा, और लोन पेयर का ऊपर जाता है। तो तीनों का रिजल्टेंट नीचे आया, लोन पेयर का ऊपर गया, तो नेट वैल्यू काफी छोटा हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैसेज करना नहीं छोड़ रहे हो आप, मैं इतनी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं नो 1 कर दिया। यार लिखते रहते हो, कैसे समझ में आ सकता है यार। फाइव, H2O का ज्यादा होगा F2O से, F2O से। ये भी एनसीईआरटी का ही है, H2O का ज्यादा होगा F2O से। इसको भी देखिए, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका ऊपर, और इसका इधर, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर, इसका इधर। लोन पेयर के कारण इधर आएगा, और बॉन्ड पेयर के कारण इधर आएगा। नेट काफी छोटा हो जाएगा। एग्जैक्टली कैंसिल तो करेगा नहीं लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बट लोन पेयर के कारण इधर आएगा, और बॉन्ड पेयर के कारण इधर आएगा, और नेट वैल्यू काफी छोटा हो जाएगा। इसमें लोन पेयर के कारण इधर आएगा, और बॉन्ड पेयर के कारण भी इधर आएगा, तो नेट वैल्यू बड़ा हो जाएगा। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इसका नीचे है, इसका दोनों ऊपर है, तो म्यू इसका ज्यादा होगा। और मुझे डाटा याद है, 1.84 डिवाई होता है, और 0.3 डिवाई होता है, इतना अंतर होता है। CD3F ज्यादा होगा CH3F से। डी ड्यूटेरियम है, डी है ड्यूटेरियम, डी है ड्यूटेरियम। इसको भी याद रखिए, तभी तो एक्सप्लेन होगा। CD3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी CD3 की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी of CD3 is higher than CH3। CD3 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है CH3 से। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी अगर ज्यादा होती है CD3 की CH3 से, तो क्या होगा,
फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि CD3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, जिसके कारण जो चार्ज डेवलप होगा फ्लोरीन पे वो ज्यादा बड़ा चार्ज डेवलप होगा CD3F के केस में, और डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। मुझे बताइए ये समझ में आया नहीं आया? यस, वेरी गुड। इसको Q1 कर लो, इसको Q2 होगा, Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा, ज्यादा डोनेट करने के कारण। अब मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं। होता क्या है, कंपैरिजन में कोई कैसा भी सवाल बना देता है, तो कुछ कॉमन मॉलिक्यूल के वैल्यू लिख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप याद रखिए, ये नहीं कह रहा है, लेकिन किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा ये थोड़ा बहुत ऑर्डर अगर याद रखते हैं तो काफी अच्छा है। जैसे HCN का ज्यादा होगा H2O से, H2O का ज्यादा होगा SO2 से, SO2 का ज्यादा होगा H2S से, H2S का ज्यादा होगा O3 से, O3 का ज्यादा होगा CO से, HCN का होगा 2.95 dy, H2O का होगा 1.84 dy, SO2 का होगा 1.63 dy, H2S का होगा 0.92 dy, O3 का होगा 0.52 dy। डाटा मैं देख के लिख रहा हूँ, डाटा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है और मैं रखता भी नहीं हूं, बट होता क्या है, डाटा पे नजर पड़ता है ना, तो कंपैरिजन हम ये नहीं करें डाटा याद रखें, लेकिन आप नजर पड़ेगा तो लगेगा ना, अरे यार HCN का तो बहुत ज्यादा होता है यार, तो कम से कम ये पॉइंट तो रहेगा ना कि HCN का तो बाकियों से बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन में आप HCN को पहले लिख लेंगे, तो इसलिए मैं डाटा लिख दे रहा हूं, आप नजर मारिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं आप याद रखिए। अमन, लिखने की आदत आप जो है आपकी वो बहुत ज्यादा है अमन, और बेटा इसके कारण आप समझ नहीं पाते हैं और ऐसे ऐसी बात पूछते हैं। जबकि मैं फुल फ्री दिया हुआ हूं। नहीं, हाईएस्ट होगा ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा होता है नॉर्मली, 2 से ज्यादा वाला बहुत कम मॉलिक्यूल मिलेगा। सो अमन, इतनी आपको आजादी है कि आप कभी भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं हमसे, फिर भी आप यहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। बेटा ध्यान से पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, दिमाग में जो खुजली होती है उसको लिख करके, अगर लिखना है तो लिख करके छोड़ दो। आगे बात करेंगे। सो पहला एप्लीकेशन हो गया ये बताना कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन है बेटा टू डिटरमिन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स। ध्यान से समझना इसको, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं, ये सेकंड एप्लीकेशन है। बताया ही था मैंने कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं हम डाइपोल मोमेंट से। और कैसे निकालते हैं? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। ये होगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। कहिएगा सर म्यू एक्सपेरिमेंटल, आसिफ कलाम आप जो बोल रहे हैं डेल्टा EN देखेंगे ग्रेटर देन 2.1 तो आयनिक, तो वो 50% से ज्यादा होगा ना। हम तो कोवेलेंट बॉन्ड में निकाल रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड में मान लो किसी में 5% है, किसी में 10% है, वो कैसे निकलेगा? और डेल्टा EN का एक फार्मूला था, उससे भी निकालते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, डिफरेंस वाला एक फार्मूला था, वो 16 इंटू मॉडुलस ऑफ XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू मॉडुलस ऑफ XA माइनस XB का होल स्क्वायर। हाँ, हैनी स्मिथ फार्मूला था। सो खैर वो फार्मूला से भी निकालते हैं। यहाँ एक दूसरा मेथड है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का। ठीक है, आपने उसको याद कर लिया, अच्छी बात है।
अब देखो फॉर्मूला मैंने लिखा कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है म्यू एक्सपेरिमेंटल बाई म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। म्यू एक्सपेरिमेंटल जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा। सवाल उठता है म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे? तो म्यू थ्योरेटिकल निकालते हैं यह मान के कि बॉन्ड 100% आयनिक है। म्यू थ्योरेटिकल कैसे क्या मानते हैं? तो म्यू थ्योरेटिकल यह मान के निकालते हैं कि बॉन्ड 100% आयनिक है। मैं लिख रहा हूं इस पॉइंट को कि म्यू थ्योरेटिकल is calculated by assuming complete transfer of an electron from electropositive atom to electronegative atom. जैसे देखो मान लो HCl में निकालना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे? तो हम पहले कह देंगे नहीं ये 100% आयनिक है, H प्लस और Cl माइनस कर लेंगे और डिस्टेंस वही रखेंगे, डिस्टेंस d है, यहां भी डिस्टेंस d है। तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो म्यू थ्योरेटिकल हो जाएगा E इंटू डी, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। HCl में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होता नहीं है। HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसके कारण क्या होगा? पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। और ये जो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस पार्शियल चार्ज है, आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी काफी कम है। तो म्यू एक्सपेरिमेंटल इसके करस्पॉन्डिंग आता है, डेल्टा इंटू डी। म्यू एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल बॉन्ड का होता है, जबकि म्यू थ्योरेटिकल बॉन्ड को 100% मानने के बाद होता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100, और ये हो जाएगा डेल्टा बाई ई इंटू 100। ये होगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। आई होप थ्योरेटिकल मीन्स हाइपोथेटिकल तो है ही, थ्योरेटिकल मीन्स ऊपर लिखा है, अपना दिमाग क्यों लगाते हो यार? और बोल रहे हैं थ्योरेटिकल मीन्स 100% इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो जाने पे जो आएगा। तो अपने से बोल रहा है थ्योरेटिकल मीन्स हाइपोथेटिकल, कोई बोलेगा थ्योरेटिकल मीन्स एपरेंट, कोई कुछ बोलेगा। मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। 100% बॉन्ड को आयनिक मान के निकालते हैं, मीन्स हम क्या करते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर करा देते हैं इलेक्ट्रॉन। डेल्टा का मैग्नीट्यूड लेना है भाई, डेल्टा का मैग्नीट्यूड लेना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की क्या बात कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से उसी से डेल्टा निकलेगा। सो परसेंटेज का आयनिक कैरेक्टर यहां से निकलता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर HCl मॉलिक्यूल। म्यू एक्सपेरिमेंटल is equal to 1.03 dy. Bond length of HCl 1.275 angstrom. Calculate percentage ionic character. ये क्वेश्चन है। तो म्यू एक्सपेरिमेंटल तो दिया हुआ है, म्यू थ्योरेटिकल निकालो। म्यू थ्योरेटिकल हो जाएगा E इंटू डी। ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डी एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, तो 1.275 इंटू 10⁻⁻10। यह आ जाएगा 1.6 इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये म्यू थ्योरेटिकल हो गया। हमने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ले लिया तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया। म्यू एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा
म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। म्यू एक्सपेरिमेंटल कितना है? तो दिया हुआ है क्वेश्चन में म्यू एक्सपेरिमेंटल है 1.03 dy, और dy को हमने यहां कूलम मीटर में निकाला है, तो कूलम मीटर में चेंज कर लीजिए। कूलम मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 1 dy बराबर होता है 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। कूलम मीटर में चेंज कर लिया, अपॉन 1.6 इंटू 1.275 इंटू 10⁻29 इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे, मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, ये आता है 16.8%। HCl में जो आयनिक कैरेक्टर होता है लगभग 17% के आसपास होता है। सो सेकंड एप्लीकेशन खत्म हो गया। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं कि थर्ड एप्लीकेशन क्या होगा। मुझे बस एक बार बताना कि ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया। आ गया, वेरी गुड। अब देखिए थर्ड एप्लीकेशन काफी सिंपल है। टू डिटरमिन द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का शेप निकालते हैं इससे। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अलग अलग मॉलिक्यूल का टाइप लेंगे फॉर Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल Ab2 टाइप है, जैसे CO2 है, जैसे BeCl2 है, जैसे H2O है, सब में 3 एटम है, तो अगर कोई मॉलिक्यूल Ab2 टाइप है और अगर म्यू 0 आ रहा है तो हम कहेंगे लीनियर है। एग्जाम्पल BeCl2 CO2। अगर म्यू 0 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे बेंट है। एग्जाम्पल H2O SO2। पहला पॉइंट जो लिखा हूं फॉर Ab2 टाइप मॉलिक्यूल, मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड देखिए, फॉर Ab3 टाइप मॉलिक्यूल। Ab3 है, Ab2 नहीं, Ab3। इफ म्यू बराबर 0, दिस इंप्लाइज ट्राइगोनल प्लानर। एग्जाम्पल हो जाएगा BF3। इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ट्राइगोनल पिरामिडल। ये काफी आसान है, तो इसको मैं जल्दी लिख देता हूं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NH3। ये काफी आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। फॉर Ab4 टाइप मॉलिक्यूल। कहां गलत लिखा है भाई सौरभ? कहां गलत लिखा है सौरभ? बताओ, बताओ बेटा, कहां गलत लिखा है? पहले था, कहां था? अच्छा, Ab2 को Ab3 किया जो। सौरभ Ab2, अरे यार, इतना डिस्टर्ब करोगे तो कैसे होगा। ऐसे गलती आप बता देते, कभी कभी लिखने में ह्यूमन एरर हो जाता है, गलती आप बता देते हैं तो ये अच्छी बात। फॉर Ab4 टाइप मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा गलती इसलिए होती है ना, मैं आपके सारे मैसेज देखता रहता हूँ, और जहां पे लगता है कोई अच्छा डाउट है वहां एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तो आपका कहना गलत है कि सारे ट्राइगोनल प्लेनर का 0 हो। देखिएगा जरिए, देखिएगा, देखिएगा, आपका कहना अच्छा गलत है कि सारे ट्राइगोनल प्लेनर का 0 होगा। कहना गलत है, देखिएगा।
मैं बोल रहा हूं कि पास है, इसका यह मतलब नहीं है फर्स्ट डिवीजन है। मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट डिवीजन है, तो इसका मतलब है कि पास है। तो फर्स्ट डिवीजन बोलने से पास भी होगा, लेकिन पास बोलने से फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा। वही बात यहां पे, म्यू जीरो बोलने पे ट्राइगोनल प्लेनर होगा, बट ट्राइगोनल प्लेनर बोलने पे म्यू जीरो नहीं होगा। जैसे ऐसा मान लो कोई ट्राइगोनल प्लेनर है, ए इधर है, या इधर है x1, इधर है x2, इधर है x3, ऐसे ले लो, BFCl Br, ये मॉलिक्यूल है, BFCl Br, तो ये सब एंगल सेम नहीं होगा, और एंगल 120 नहीं होगा तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। सो हम फर्स्ट डिवीजन नहीं बोल रहे हैं, पास बोल रहे हैं, मीन्स इसी तरह से सही होगा। पता नहीं आपको मेरा एग्जांपल समझ में आया या नहीं आया। फॉर Av4 टाइप मॉलिक्यूल, इफ म्यू जीरो है तो टेट्राहेड्रल होगा, गारंटी है, बट टेट्राहेड्रल है तो म्यू जीरो होगा ऐसा गारंटी नहीं है। टेट्राहेड्रल में थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन हो सकता है। एग्जाम्पल है CCl4 CH4। इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो सीसा होगा। एग्जाम्पल है SF4। ये सेक्शन काफी आसान है बेटा, इस पे डाउट वाउट मत करो, आसानी से हो जाता है ये सेक्शन, जल्दी पढ़ाना भी तो है। फॉर AB5 टाइप मॉलिक्यूल, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप लोग ढूंढते थे कि सर कोई एग्जांपल दो जिसमें DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए, आप लोग ढूंढते थे, नहीं, आप लोग ढूंढते थे कि सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपने लिखाया है, साथ में स्क्वायर पिरामिडल भी लिखा है। AB5 टाइप मॉलिक्यूल है, इफ म्यू जीरो होगा, दिस इंप्लाइज ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका एग्जाम्पल है PCl5। बट अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो म्यू जीरो होगा, इसकी गारंटी नहीं है। जैसे आपने देखा PF3Cl2 में म्यू जीरो नहीं था, ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो म्यू जीरो है तो ये गारंटी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो गारंटी नहीं है म्यू जीरो होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इस टाइप के मॉलिक्यूल में म्यू जीरो नहीं हो, और अगर म्यू जीरो नहीं होगा तो स्क्वायर पिरामिडल होगा। इसका स्क्वायर पिरामिडल का एग्जांपल AB5 टाइप में केमिकल बॉन्डिंग में नहीं मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलेगा। किसमें मिलेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलेगा। AB5 हो गया। स्क्वायर पिरामिडल मिलता है लेकिन वो लोन पेयर वाला होगा, AB5 टाइप नहीं होगा। फॉर AB6 टाइप मॉलिक्यूल, इफ म्यू बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल है SF6। इफ म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल है XCF6। तो ये काफी आसान था, तो इस पे मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। अब फोर्थ एप्लीकेशन देखिए कि फोर्थ एप्लीकेशन क्या है। प्रिडिक्टिंग सिस एंड ट्रांस फॉर। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि क्या आपको क्या आपको सिस एंड ट्रांस समझ में आता है?
पढ़ा है कभी कभी आपने? नो। सो सिस एंड ट्रांस नहीं समझ में आता है, टाइम हो गया, लेकिन मैं अभी 15 से 20 मिनट एक्सटेंड करूंगा, सो प्लीज पेशेंस रखिए। पहले मैं आपको सिस एंड ट्रांस समझाता हूं। देखिएगा जरा, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है CH2Cl2, एक मॉलिक्यूल है CH2Cl2, एक मॉलिक्यूल है। तो आपको लगता होगा कि ये एक ही कंपाउंड है, लेकिन इस फॉर्मूला के 3 कंपाउंड पॉसिबल है। इस फॉर्मूला के 3 कंपाउंड पॉसिबल है, CH2Cl2 फॉर्मूला के 3 कंपाउंड पॉसिबल है, 3 अलग अलग। कैसे? तो ऐसा हो सकता है कि दोनों क्लोरीन एक ही एटम पे हो, एक ही C2H2Cl2, C2H2Cl2 डाई हैलाइड है। क्या है? डाई हैलाइड। तो ये 3 तरह का हो सकता है, 3 तरह का कंपाउंड हो सकता है। एक तो है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाए और दोनों क्लोरीन एक ही पे दे दिए। जब दोनों क्लोरीन एक ही पे दे देते हैं तो उसको बोलते हैं जेमिनल, उसको बोलते हैं जेमिनल। जब दोनों फ्लोरीन एक ही पे दे देते हैं, दोनों क्लोरीन एक ही पे दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं जेमिनल। डाइहैलाइड कैसा है? जेमिनल। दूसरा हुआ कि दोनों क्लोरीन अलग अलग एटम पे दें। अलग अलग एटम पे देने में 2 पॉइंट उठता है कि दोनों सेम साइड में दें या दोनों डिफरेंट साइड में दें। तो जब दोनों क्लोरीन अलग अलग एटम पे देते हैं तो इसको बोलते हैं विसिनल, विकिनल। और सेम साइड होता है तो इसको बोलते हैं सिस। और डिफरेंट साइड होगा तो इसको बोलेंगे ट्रांस। तो सिस ट्रांस इससे पहचाना जा सकता है, इसको बोलते हैं ट्रांस। जो मैंने आपको बोला वो पहले मैं लिखा देता हूं कि है क्या। डाई हैलाइड होता है, डाई हैलाइड होता है, ये 2 तरह का होता है। जैसे C2H2Cl2 एक डाई हैलाइड है। ये जेमिनल होता है। जेमिनल कैसा होगा? बोथ हैलोजन आर ऑन सेम कार्बन एटम। समर्थ ने 5 बार टाइप किया है और टाइप करके लिखा है जेमिनल का क्या मतलब है। वही मतलब ही बता रहा हूं, लिखा हुआ तो है यहाँ पे, बोथ हैलोजन आर ऑन सेम कार्बन एटम। किसी डाई हैलाइड में दोनों हैलोजन सेम कार्बन एटम पे होगा तो उसको जेमिनल बोलेंगे। दूसरा होता है विकिनल। यही मतलब है। प्लीज यार मत टाइप करो दोस्त, जो बोल रहा हूं वो सुनो, ज्यादा समझ में आएगा। बोथ हैलोजन आर ऑन डिफरेंट कार्बन एटम। जो विसिनल होता है वो दोनों हैलोजन डिफरेंट कार्बन एटम पे होता है, जबकि जो जेमिनल होता है वो दोनों हैलोजन एटम सेम कार्बन एटम पे होता है। अब जो विसिनल है ये 2 तरह का होता है। एक सिस होता है, सेम साइड होगा। एक ट्रांस होता है, डिफरेंट साइड होगा। तो जेमिनल और विकिनल डिफाइन किया कि दोनों हैलोजन अगर सेम कार्बन एटम पे होगा तो जेमिनल, और डिफरेंट कार्बन एटम पे होगा तो विकिनल। और विकिनल 2 तरह का होगा, सिस एंड ट्रांस। देखिए दोनों क्लोरीन डिफरेंट एटम पे है तो ये विकिनल है, बट दोनों एक ही साइड में है तो ये सिस है। यहां देखिए दोनों क्लोरीन डिफरेंट एटम पे है तो ये विकिनल है,
बट दोनों का जो साइड है एक ही साइड नहीं है, अलग है, तो ये क्या है, ट्रांस है। अब देखिए डाइपोल मोमेंट में इसका म्यू जीरो नहीं होगा, ये आपको समझ में आता है, क्लोरीन वाला हाइड्रोजन वाले को कैंसिल नहीं करेगा। इसका भी, इसका देखिए, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, हाइड्रोजन से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका इधर होगा और इसका इधर होगा। इन दोनों का सम इधर आएगा और इन दोनों का सम इधर आएगा, रिजल्टेंट इधर आएगा, रिजल्टेंट म्यू आर इधर आएगा। सो सिस का म्यू जीरो नहीं होगा, जेमिनल का भी नहीं होगा, गलती से लिख दिया था म्यू जीरो, जेमिनल का भी नहीं होगा, म्यू जीरो नहीं। ट्रांस का देखिए, ट्रांस का म्यू जीरो होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देगा ब्लू वाला। रेड वाला देखो, ब्लू वाला दोनों अपोजिट साइड में है, न्यूट्रलाइज कर देगा। रेड वाला देखो, ये इधर है और ये इधर है, रेड वाला भी दोनों न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ट्रांस इसका म्यू जीरो होगा। तो अगर कोई डाइहैलाइड है, इस तरह से है कि म्यू जीरो हो रहा है, तो उसके ट्रांस होने की चांसेस ज्यादा है। म्यू जीरो है डाइहैलाइड में तो ट्रांस होगा, बट ट्रांस होगा तो गारंटी नहीं है म्यू जीरो होगा, ये भी समझ लीजिए। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो डाइहैलाइड में, कहां पे जीरो होगा और कहां पे नहीं जीरो होगा। डाइहैलाइड का क्या मतलब होता है, मुदित अग्रवाल, यही नहीं समझ में आया। देखो देखो मुदित, यहाँ डाइहैलाइड लिखा हुआ है, हेलोजन या हैलाइड, हेलोजन का ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें दो क्लोरीन है, तो इसको डाइहैलाइड या डाइक्लोराइड बोलेंगे, इसको डाइहैलाइड या डाइक्लोराइड बोलेंगे। मैसेज मुझे ऑफ करना पड़ेगा जी। सो ये हो गया, बस लास्ट एक है और लास्ट है, फिफ्थ एप्लीकेशन है प्रिडिक्टिंग, ध्यान से देख लो, प्रिडिक्टिंग रिलेटिव पोजीशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में रिलेटिव पोजीशन प्रिडिक्ट करना ये है। पहले तो अपन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन समझाते हैं। देखिए ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, यहां पर एक कोई मॉलिक्यूल लगाए और यहां पे एक कोई मॉलिक्यूल लगाए, दो जगह लगाए, तो इसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड। दो जगह कोई ग्रुप लगाएंगे तो इसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखिए, इसको जीरो पोजीशन ले ली, ये दोनों वन पोजीशन होगा, ये दोनों टू पोजीशन होगा और ये थ्री पोजीशन होगा। तो जीरो और वन पोजीशन पे होगा तो इसको बोलेंगे ऑर्थो, जीरो और टू पोजीशन पे होगा तो इसको बोलेंगे मेटा, और जीरो और थ्री पोजीशन पे होगा तो इसको बोलेंगे पैरा। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन तीन तरह का होता है, ऑर्थो, मेटा एंड पारा। तो जो फिगर बना हुआ है ये है ऑर्थो। अगर यहां और यहां लिखेंगे तो इसको बोलेंगे मेटा, और अगर यहां और यहां लिखेंगे तो इसको बोलेंगे पैरा। मुझे बताना ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये समझ में आया? ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये समझ में आया?